Okay, come on guys. सेक्शन 3 जो है 3 वो बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। किस बारे में? कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 में 3 बातें लिखी है। कौन सी 3 बातें? कोई भी कंपनी जब लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, आप लोग आपस में बातें बंद करो और सुनो जो हम रिवाइज करवा रहे हैं। बोलो अगर आता है तो, नहीं आता है तो सुन के याद करने की कोशिश करो। कम ऑन गाइस। कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लॉफुल पर्पस के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 1, 2 या 7 लोग लगते हैं, बराबर? क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है? क्या ये लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है? क्या ये अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है? क्या ओपीसी में नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? क्या आप नॉमिनी को निकाल सकते हो? क्या नॉमिनी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? नॉमिनी या सोल मेंबर बनने के लिए 4 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर। वेरी गुड। ये था सेक्शन नंबर 3। किस बारे में बात कर रहे हो? वापस बोलो। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3A किस बारे में बात कर रहा है? मेंबर्स सेवरली लायबल। किस बारे में? मेंबर्स। कल जाके आपके कंपनी में 2 से कम या 7 से कम लोग हो जाते हैं एंड द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 महीने के बाद क्या होगा? द मेंबर्स विल बी personally liable, also severally liable for all the debt incurred after a period of 6 months. So that was section number 3A. Section 4 और 5 बात कर रहा है महुआ और अव्वा। अच्छा, महुआ और अव्वा के बीच में कहां पे लिखा है नाम और काम? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहां पे? बायलॉज, रूल्स और रेगुलेशन। अच्छा, आप लोग बता सकते हो दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है? दोनों भी डॉक्यूमेंट्स कैसे है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम का कंटेंट बताओ। NRLOC पार करके N इज फॉर R इज फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, L इज फॉर O इज फॉर C इज फॉर एंड आ गई इज फॉर नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क से भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। जब आप नाम के लिए अप्लाई करते हो, दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज, बराबर? अच्छा, जब नाम चेंज होता है ना 60 डेज थ्रू रन, बराबर ना? इनकॉर्पोरेशन करते वक्त आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी है नाम के लिए, क्या रिजर्व नेम कैंसिल हो जाएगा? और क्या 1 लाख तक का पेनल्टी भी लग सकता है? अलॉन्ग विद दैट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, आपको ऑर्डर मिल सकता है कंपनी का नाम चेंज करने के लिए, और ये ऑर्डर आपको पास फुलफिल करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नहीं तो स्ट्राइक ऑफ या वाइंडिंग आपका भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। दैट इज सेक्शन नंबर 4। 5 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या बायलॉज लिखे होते हैं? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, बराबर? आप अगर चाहो क्या आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त ही क्या आर्टिकल्स ओरिजिनली एंट्रेंच किए जा सकते हैं, और आप अगर चाहो क्या आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी भी आर्टिकल्स को कर सकती है एंट्रेंच। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बाय टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, और अगर पब्लिक कंपनी है तो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये 3A 4 और 5 है, और जैसे ही 4 5 आता है ना सेक्शन नंबर 6 भी आ जाता है, क्योंकि ये तो 4 और 5 MOA और AOA के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए MOA और AOA को सारी इज्जत मिल जाए, इसलिए सेक्शन 6 तुरंत आ गया और कहता है एक्ट टू ओवरराइड MOA एंड AOA। एक्ट टू
ओवरराइड, एमओए एंड एओए। अगर कुछ अलग लिखा है एमओए और एओए में, आप एमओए एओए फॉलो करोगे या एक्ट को फॉलो करोगे? वो प्रोविजन नल रहेगा, void ab initio. Act will always override the provisions of memorandum as well as articles. उसी के साथ साथ सेक्शन 10 भी आ जाता है कि यही मेमोरेंडम और यही आर्टिकल्स आर एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। तो जो भी चीज मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी है, क्या कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा? क्या मेंबर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा? इनफैक्ट एक मेंबर दूसरे मेंबर से फॉलो करवाएगा थ्रू द रूट ऑफ द कंपनी। सो दैट वाज सेक्शन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। जितने रिवाइज किए एक बार क्विक रिकैप विदाउट लुकिंग इनटू द स्क्रीन और योर बुक। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 3A, members are severally liable. 4, memorandum of association. 5, articles of association. 6, act to override memorandum and article. और section 10, effect of memorandum and effect ऐसा है कि memorandum article are like contract between members and company. और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, आर यू बाउंड बाय द टर्म्स रिटन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट? इसलिए मेंबर को भी फॉलो करना है, कंपनी को भी फॉलो करना है, ऐसा लिखा है इन सेक्शन नंबर 10। बराबर? रिवर्स वे में सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सेक्शन नंबर 5, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Section number 4, memorandum of section 3A, members are severally liable. और section 3, formation of a company, odd even करते हैं। section 3, formation of a company. section number 5, अच्छा section 3A, members are severally liable. section number 4, memorandum of association. section number 6, act to override memorandum and article। और section 10, effect of memorandum and articles of association। क्या बात है। अब देखो ये 7, 8, 9 और 10A। अब नेक्स्ट बंच सेक्शन नंबर 7 किस बारे में बात कर रहा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, फॉर्मेशन के लिए तो समझ लिया 1, 2 या 7 लोग लगते हैं, बट अब ये 1, 2, 7 लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? पहली बात तो स्पाइस प्लस INC 32 पार्ट ए में आप नाम रिजर्व करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। ओके, फिर आप पार्ट बी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भरते हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स बताओ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, particulars of first subscribers, particulars of first directors, consent of first directors, address of correspondence और दो statutory declaration। पहला फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स कि हम चोर नहीं हैं और हमने चोरी नहीं। और सेकंड डिक्लेरेशन CA में एडवोकेट along with डायरेक्टर, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी आपकी इच्छा के हिसाब से कि हमने एक्ट के सारे रेगुलेशंस, रूल्स, कंप्लायंसेस को फॉलो किया और तभी हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अप्लाई किया है। ROC को अगर सारी चीजें सही लग रही है, आपको क्या मिलेगा? शगुन के 11 रुपए, INC 11 सर्टिफिकेट ऑफ, उसी में क्या कंपनी का नाम है, उसी में क्या कंपनी का सिन नंबर है और उसी में क्या कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। सारे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या आप लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व करोगे? इनकॉर्पोरेशन के भी वक्त अगर बाद में पता चला NCLT को, ट्रिब्यूनल को आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है या इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है, मतलब आधा सच बोला है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड या मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकता है। कुछ नहीं समझा तो स्ट्राइक ऑफ
या तो फिर वाइंडिंग आपका ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। दैट इज सेक्शन नंबर 7। जैसे ही सेक्शन 7 होता है, सेक्शन 9 आ जाता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Now, because of incorporation, is a separate person born in the eyes of law। क्या ये पर्सन अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकता है, किसी को स्यू कर सकता है, कैन बी स्यूड इन हिज ओन नेम। क्या इसी का होता है परपेचुअल सक्सेशन? तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। दैट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स। तो मेंबर्स डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, जैसे ही 7 होता है ना, सेक्शन 9 आ जाता है, और साथ साथ में जैसे ही अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, सेक्शन 10A भी आ जाता है। 10A कहां पर है? 10A देखो, सेक्शन 10A भी आ जाता है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो रही है, बट अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करके कहानी खत्म नहीं हुई, वहां से तो कहानी शुरू हुई है। बिजनेस कमेंस करोगे या नहीं करोगे? बट ये सेक्शन 10A is only applicable to companies having share capital। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल को 2 फॉर्म भरना पड़ता है, INC 20A and INC 22। INC 20A in 180 days from date of incorporation। कि सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स खरीद लिए है और कंपनी को उनका पैसा आ चुका है और इवेंचुअली कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। किसके पास फाइल होगा? ROC के पास। और 22 वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये फाइल होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन विद द ROC ओनली। दोनों फॉर्म भरने के बाद ही कंपनी या तो बिजनेस कमेंस कर पाएगी या तो बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर पाएगी। तो ये 4 सेक्शन का अगला ब्लॉक है। 7, 9, एक्चुअली 3 सेक्शन, 7, 9 एंड 10A। समझ लो आप? वापस से बताओ, 7 किस बारे में, 9 किस बारे में? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 10A, क्या 10A किस बारे में? 9 किस बारे में? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। और सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। 7, 9, 10A। 7 इनकॉर्पोरेशन, 9 इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और 10A कमेंसमेंट ऑफ। क्योंकि सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके बात नहीं चलेगी, वी ऑल्सो हैव टू कमेंस द बिजनेस। तो 7 से आप इनकॉर्पोरेट करोगे, 9 से आपको उसके इफेक्ट समझ में आए हैं और 10A फॉलो करके आप बिजनेस कमेंस कर सकते हो। तो देखो 3, 3A, 4, 5, 6 एंड 10। और फिर हमने किया 11 तो A नहीं, ठीक है। 7, 9 एंड 10A। अलोंग विद दैट बीच में एक सेक्शन आ जाता है, वो है सेक्शन नंबर 8। 8 तो हमारा फेवरेट है। कंपनीज फॉर्म विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या ये कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए इनकॉर्पोरेट हुए? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चैरिटी मत बोलो, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। क्या ये कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? सो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। अलोंग विद दैट जितना भी प्रॉफिट कमाया शुड इट बी यूटिलाइज्ड फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट कल जाके, अच्छा ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत है? कौन लाइसेंस देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज पावर दिया है ROC को, बट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस छीन भी सकता है? RD को रेवोकेशन का पावर दिया हुआ है। इफ एट ऑल RD फील्स आप प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन कर रहे हो, इस सेक्शन 8 के स्टेटस का गलत फायदा उठा रहे हो, RD विल रिवोक द लाइसेंस, आफ्टर विच यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हो, क्या बात है,
बट अगर आपके रीजनिंग नॉनसेंस लगे हैं, हम आपको एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, सारे प्रिविलेजेस सेक्शन 8 के हटाए जाएंगे. प्लस if we want to, we can also pass an order to amalgamate your company with another section 8 company. कुछ नहीं तो आप जानते हो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जा सकता है. इनफैक्ट वाइंडिंग अप के वक्त भी सरप्लस एसेट्स आप मेंबर्स को नहीं दे सकते हो. यू विल डोनेट इट टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी. सो दैट वाज incorporated for a similar objective. So that was section 8. हाँ ना, हाँ है ना. तो अब हमारा 3 से 10A तक हो चुका है, 11 तो है ही नहीं. एक बार बताओ 3 किस बारे में, विदाउट लुकिंग. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. 3A मेंबर्स आर सेवरली लायबल. 4 और 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. फिर उसके बाद 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. अब ऑर्डर से जा रहे. सेक्शन 7 incorporation of a company. Section 8 companies incorporated with a charitable object. Section 9 effect of registration. Section 10 effect of memorandum and articles of association. And section 10A commencement of business. क्या बात है. 10A के बाद 11 तो है ही नहीं. फिर उसके बाद डायरेक्टली 12 है जो किस बारे में बात कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. उसके पहले ना मैं ये रिवाइज कर रही हूँ. देखो 13 और 14 अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम का हर एक क्लॉज का अल्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है. नाम वॉलंटरी चेंज करना है, एसआर पास करो, बराबर. कंपल्सरी चेंज इन नेम 13 में नहीं दिया है, सेक्शन नंबर 16 में दिया है, विच टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. जब आपकी कंपनी का नाम दूसरी काम से सिमिलर है, दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर है, सीजी आपको ऑर्डर देगा और 3 महीनों के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. ट्रेडमार्क वाली बात तभी आएगी पिक्चर में जब ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जो है वो 3 सालों के अंदर अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो ये है सेक्शन नंबर 16 जो नाम के लिए आपको 4 भी देखना पड़ता है, 13 भी देखना पड़ता है और 16 भी देखना पड़ता है. फिर उसके साथ रजिस्टर्ड ऑफिस आप 12 भी देखोगे और 13 भी देखोगे. समझ लो आप 12 में लिखा है हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना भी चाहिए 30 दिनों के अंदर और वेरीफाई भी करना चाहिए 30 दिनों के अंदर. इनफॉर्म नंबर INC 22. आप अगर चाहो रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हो विद इन द सेम सिटी. क्या बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी? आउटसाइड सिटी विद इन द सेम स्टेट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. आउटसाइड सिटी विद इन द सेम स्टेट आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ आरडी का अप्रूवल. स्टेट के ही बाहर जा रहे हो तो 12 नहीं 13 अप्लाई करेगा. स्टेट के बाहर जा रहे हो, स्टेट के बाहर जा रहे हो, क्या आपका मेमोरेंडम अल्टर हो रहा है तब रेजोल्यूशन एसआर, साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, ऑल क्रेडिटर्स का भी कंसेंट लगेगा. लाइबिलिटी क्लॉज तो चेंज नहीं हो सकता है एक्सेप्ट इफ यू आर कन्वर्टिंग द टाइप ऑफ योर कंपनी. ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर बाय पोस्टल बैलेट डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या एग्जिट करने का ऑप्शन दोगे? क्या 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे? क्या वेबसाइट पे भी इस चेंज के बारे में आप बताओगे? और कैपिटल क्लॉज का अल्ट्रेशन 5 केसेस में होता है. कौन से 5 केसेस? इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक or stock into shares. So that is about alteration of the memorandum of association. Articles का alter होता है बहुत सिंपल तरीके से by passing of special resolution. MGT to be filed with the within a period of
अलॉन्ग विद दैट अगर अल्ट्रेशन में पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है, याद रखना यू विल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही अल्ट्रेशन होता है मेमोरेंडम या आर्टिकल का, हर एक कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल की आपको करनी पड़ती है अमेंड। कोई भी पर्सन अगर आपसे डिमांड करना आता है, आप पुराना नहीं लेटेस्ट कॉपी सप्लाई करोगे। सेक्शन नंबर 15। 17 कहता है मेंबर अगर कंपनी के पास आया है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स डिमांड करने के लिए, 7 दिनों के अंदर उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी मिल जानी चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा पेनाल्टी। ये क्या है? सेक्शन नंबर 17। तो देखो 13 आपने मेमोरेंडम अल्टर कर दिया, 14 आर्टिकल अल्टर कर दिया, 15 जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल अल्टर हुआ अपडेट करो हर जगह पे और लेटेस्ट कॉपी प्रोवाइड करनी है। और 17 मेंबर अगर कंपनी के पास आया है मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मांगने के लिए, आपको उसको प्रोवाइड करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। ओके, कन्वर्जन तो बहुत इजी है। 19 हमारा आज हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो सेक्शन 19 क्या कह रहा है? जनरल रूल, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती और होल्डिंग कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट या ट्रांसफर सब्सिडरी के नाम पे नहीं कर सकती। बट क्या इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन है? कौन से है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और you hold the shares in the holding company even before you became its subsidiary company। कल हमने 20, 21 और 22 किया था। 22 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनी आपको कुछ नोटिस देना चाहती है। अच्छा पहले तो है इफ यू वांट टू सर्व अ नोटिस ऑन द कंपनी, ओके, यू कैन send it at the registered office by speed post, registered post, courier, delivering at the registered office or through the electronic mode। कंपनी आपको कुछ नोटिस भेजना चाहते हैं तो पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier, giving it at your office or your address और by the electronic mode। मेंबर अगर चाहे कोई पर्टिकुलर मोड क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, पर उसकी क्या जो रिक्वायर्ड फीस एज डिसाइडेड इन द एजीएम डिपॉजिट करना पड़ेगा। और 21, 22 में हमने ऑथेंटिकेशन देखा था। कॉन्ट्रैक्ट का ऑथेंटिकेशन होता है बाय की मैनेजरल पर्संस और बाय अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे बिल्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एग्जीक्यूट बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड। और डीड के लिए हमने देखा था, डीड के लिए हम किसी पर्सन को ऑथोरिटी देते हैं थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्निटी अंडर द कॉमन सील। बट अगर कॉमन सील नहीं है टू डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी। ये सुनो गाइस, तो बताओ 13 किस बारे में है? अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। 14 जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टर हुए क्या आप इनकी कॉपीज को अपडेट करोगे? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 17 कहता है कि अगर मेंबर ने कुछ कॉपीज मांगी है तो 7 दिनों के अंदर ये कॉपीज डिमांड करनी पड़ेगी। क्या हमारा 12 हो चुका है? 10 ए हो चुका है? 16 देखो तो क्या हो चुका है? 16 किस बारे में बात कर रहा है? मतलब इट्स अ कंपल्सरी चेंज ऑफ नेम। क्या 19 हो चुका है? 19 किस बारे में बात कर रहा है? सब्सिडरी नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या इसके 3 एक्सेप्शंस है? कौन से है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। क्या बात है, वेरी गुड।